हाँ, चलिए शुरू करते हैं लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में मैंने आपको ये बताया था, लाहौर अधिवेशन में मैंने क्या बताया था, क्या इसका इम्पोर्टेंट फीचर है? हाँ, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार पास किया गया। पहली बार, फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने विधिवत पास किया। हालांकि 1927 में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन वो झटके से पास किया गया था। 27 में मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था, एम ए अंसारी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन विधिवत अगर पास करने की बात आती है तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पास किया गया। अब दिक्कत है कि अब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। तो इसके लिए अब 1 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई। 1 तारीख को मतलब नेक्स्ट डे, 1 जो है जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी को कांग्रेस की आईएनसी के कोर कमेटी एक होती है, कोर कमेटी, ठीक है, कोर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है ना। इसको CWC एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये CWC क्या होता है, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप? CWC का मतलब कांग्रेस वर्ग। देखिए, कांग्रेस का जो कोई भी जब निर्णय होता है उसके 2 तरीके होते हैं। एक होती है जनरल असेंबली, उसकी सदस्य संख्या करीब हजारों में होती है, 2000 के सदस्य संख्या होती है। तो जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी तो उसमें सबको मीटिंग बुलाई जाती थी। मान लीजिए कोई तुरंत महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है, तो जब महत्वपूर्ण निर्णय करना है तो सभी सदस्यों को बुलाना संभव नहीं होता। इसमें कोर कमेटी में क्या होता है, जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी संख्या 10 के आसपास में होती थी, कोई फिक्स नहीं थी। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी एक कमेटी होती थी, जिसे कोर कमेटी कहा जाता है, CWC उसे कहा जाता था। तो जो ज्यादातर जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी वो लेती थी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो वरिष्ठ नेता हो, जैसे होता है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, तो केंद्रीय मंत्रियों में भी जो सीनियर मंत्री होते हैं, जैसे अब मोदी जी को कोई अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो पूरे कैबिनेट से वो राय नहीं लेते हैं, तो जो 4-5 सबसे सीनियर और ट्रस्टेड लोग होते हैं कि उन्हीं से राय लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि CWC है उनकी कोर कमेटी से कहा जाता है। तो CWC की मीटिंग 1 जनवरी 1900 अभी कब बुलाई गई, 30 को बुलाई गई। और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, नहीं तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। फिर 1 जनवरी 1930 को CWC की मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना, कौन बात कर रहा है बीच में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये आज हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, लेकिन चूंकि हमने अपना लक्ष्य तो स्वतंत्रता घोषित कर दिया कि अब हम स्वतंत्रता हमारा है, जब हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम डिसाइड करेंगे, एक दिन आपको चूज करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 से प्रत्येक साल कांग्रेस पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा था। इस दिन पूरे देश में प्रभात फेरी निकाली जाती थी, जागरूकता फैलाई जाती थी, तिरंगा झंडा फहराया जाता था और स्वतंत्रता के नारे लगाए जाते थे पूरे देश में, तब से 26 जनवरी। लेकिन अब सुन लीजिए, फिर लिखिएगा बेटा, नहीं समझ में आएगा नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, बात देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, यानी ब्रिटेन ने स्वतंत्र कर दिया, 15 अगस्त की डेट तो हमने डिसाइड नहीं की ना, अंग्रेज ने डिसाइड किया ना। तो अब दिक्कत ये आ गई कि 2 स्वतंत्रता दिवस हमारे पास आ गए, एक 26 जनवरी जो पहले से मनाया जा रहा था, एक 15 अगस्त हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को ड्रॉप कर दिया गया। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो जो अब डेट आएगी कब इसको लागू किया जाए, इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकला। तो जो 26 जनवरी, वो पूछ सकते हैं आपको कि हमारा देश 26 जनवरी को
वही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, इसीलिए लागू किया गया कि इसके पहले हम स्वतंत्रता दिवस इस डेट को हम मनाते आ रहे थे। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका उत्तर है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग कंटिन्यू मनाते आ रहे हैं। एक पहला प्रस्ताव ये पास किया गया। दूसरा प्रस्ताव ये पास किया गया कि अब स्वतंत्रता हमने तो अपना लक्ष्य कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि भाई स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है, लेकिन अब है उसके लिए आंदोलन चलाना है। आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? आंदोलन बिना चलाए मिलने वाला है नहीं। तो दूसरा जो प्रस्ताव पास किया कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी गांधी को दे दी गई। यानी गांधी ये डिसाइड करेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई यानी आंदोलन कब चलाना है, कैसे चलाना है, कहाँ से चलाना है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो प्रस्ताव सीसी ने पास किया, दूसरा जो प्रस्ताव पास किया गया कि CWC ने आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी? की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? गांधी को सौंप दी। गांधी को सौंप दी। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आगे की मूवमेंट को आप समझ पाएंगे। अब गांधी के ऊपर था कि आंदोलन कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, किस प्रकार का चलाना है एजेंडा। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी गांधी के ऊपर आ गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गांधी गांधी के बिना कहे हो सकता है। भाई कोई निर्णय एक कमेटी करे और एक व्यक्ति करे, दोनों में निर्णय अंतर होता है। आपने पूरी जिम्मेदारी गांधी को सौंप दी। अब गांधी आंदोलन चलाए चाहे घर बैठे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल दो बातों को आपको ध्यान रखना है कि CWC ने आगे आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? गांधी की। अब देखते हैं गांधी कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं गांधी की तरफ। अब हेडलाइन इसमें है कि आंदोलन शुरू करने की गांधी की जिम्मेदारी। पीछे अभी लिखवा चुका हूं। उस समय गांधी साबरमती आश्रम में थे। कहाँ थे? साबरमती आश्रम गुजरात में उस समय गांधी जी थे। और जब उनको ऑथराइज कर दिया गया कि हाँ आपको आंदोलन चलाना है, तो वो अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, जनता के लोगों से मिल रहे थे कि किस प्रकार से आंदोलन चलाया जाए। वो किसानों से मिल रहे थे, मजदूरों से मिल रहे थे, उद्योगपतियों से मिल रहे थे, बड़े बड़े लोगों से। उनका दिन का काम ही था दिन का मिलना। गांधी की एक बकरी हुआ करती थी, आपको पता है कि नहीं? एक बकरी रखते थे, वो कहीं भी जाते थे तो बकरी बिना बकरी के साथ में नहीं जाते थे, बकरी उनके साथ में जाती थी और उसी बकरी का वह दूध पीते थे। अच्छा आप पूछो गाय क्यों नहीं रखते थे? हैं? गाय क्यों नहीं रखते थे? भाई गाय को लेकर जाना मुश्किल है ना। बकरी को ट्रेन में बैठा दिया, बकरी चली गई साथ में, कार में बकरी को डाल दिया, जहां जाते थे उनके साथ में उनकी बकरी भी जाती थी, है। अच्छा बकरी को नरिश करना आसान होता था, खिलाना पिलाना आसान होता था, इसीलिए गांधी जी अब बकरी आप हमेशा साथ में रहते थे। कहीं भी जाते थे उनके साथ में उनकी बकरी होती थी। अब बकरी कुछ खाती पीती नहीं थी, काजू नहीं खाती थी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति आते थे मिलने के लिए, वो काजू लेके आते थे, तो बकरी के यहाँ काजू फेंका रहता था, लेकिन कभी काजू को सूंघती भी नहीं थी जो, ठीक है। तो वो अपनी बकरी की सेवा में वहाँ कर रहे थे साबरमती आश्रम में, और साबरमती आश्रम में लोगों से अलग अलग लोगों से मिल रहे थे और यह सोच रहे थे कि आगे की हमारी कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 महीना पूरा बीत गया। 2 महीना के बाद अब गांधी 2 महीने के बाद गांधी का अब निर्णय होता है। तो 2 महीने के बाद उनका एक न्यूज़पेपर था, वो था यंग इंडिया। क्या न्यूज़पेपर था? यंग इंडिया। यंग इंडिया में उन्होंने, गांधी जी ने अपना एक आर्टिकल प्रकाशित किया और उसमें यह कहा कि हमारी यह 11 मांगे हैं सरकार से, ठीक है ना। गांधी जी ने यंग इंडिया में अपनी 11 सूत्रीय मांग क्या किया? प्रकाशित किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में अपनी 11 सूत्रीय मांग क्या किया? प्रकाशित किया, ठीक है ना। और इसकी जो डेट है वो है मार्च, ठीक है ना। 2 मार्च को इन्होंने इस डेट को उन्होंने प्रकाशित किया।
और 2 मार्च 2 मार्च 1930 को इन्होंने यह एक पत्र लिखा और उन्होंने यह लिखा कि अगर उनकी यह मांगे नहीं मांगी गई तो वह नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। अब नमक सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने जब ये आर्टिकल जब लिखा था उन्होंने तभी लिख दिया कि 12 मार्च से लेकर के, ठीक है ना, 12 मार्च ये लिखा कि अगर उनकी मांगे नहीं मारी गई तो 12 मार्च से नमक सत्याग्रह की शुरुआत करें, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करें। ठीक है ना। उनका न्यूज़पेपर था क्या, यंग इंडिया। 2 महीने के बाद, जनवरी फरवरी के बाद जो है मार्च आ जाता है। ठीक है ना। 2 महीने के बाद 2 मार्च को उनके समाचार पत्र यंग इंडिया में उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि अगर 11 सूत्री की मांग अगर सरकार मान लेती है तो आगे हम आंदोलन नहीं चलाएंगे, कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो 12 मार्च से हम नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम इनकी थोड़ा सा इनकी 11 सूत्री मांग जो गांधी की थी इसके मांग के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या बातें थी। ठीक है ना। अगली हेडलाइन डालिए, गांधी की 11 सूत्री मांग, 11 पॉइंट डिमांड ऑफ द गांधी, 11 पॉइंट डिमांड ऑफ द गांधी। गांधी बड़े कलाकार आदमी थे, बहुत ही एक नट की तरह से। ठीक है। किसको काटना है, किसको गिराना है, किसको बैलेंस करना है। मैं गांधी को सबसे बड़ा हिंदुस्तान का कौटिल्य के निज रूप से मानता हूँ सबसे। और मैं शातिर शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा गांधी के लिए, लेकिन राजनीति में जितने पैतरे होते हैं वह गांधी से अधिक पैतरेबाज कोई नहीं था हिंदुस्तान का, जितना बड़ा नेता पैदा हुआ आधुनिक, उनसे बड़ा पैतरेबाज कोई नहीं था। ठीक है। किसको काटना है, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है। राजनीति में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि साम दाम दंड और भेद, 4 जो तरीका उन्होंने बताया, गांधी उसके बहुत लिविंग एग्जाम्पल है। साम का मतलब कोई अगर आपसे काम लेना है, राजा को या किसी प्रशासक के, साम का मतलब दाम, दंड। देखो कोई काम है तो सबसे पहले तो साम का मतलब समझा करके, ठीक है ना, आपको समझा करके भैया मान जाइए, ये है मतलब शक्तिशाली हम हैं फिर भी आपसे हम करें कि मेरी बात को मान जाइए, नहीं है तो बराबर, तभी कोई दिक्कत नहीं। फिर दाम, पैसे दे करके, अगर आप ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं मांगे तो पैसे ले लोगे। पैसे का मतलब कि मंत्री बना देंगे, पद दे देंगे, ये बना देंगे, लाल बत्ती दे देंगे, पैसा जैसे मारो वैसे मारो। ठीक है। भेद का मतलब, भेद का मतलब आपके परिवार में ही पति पत्नी में डंडा चल जाएगा, भाई भाई में उड़ा देंगे। ठीक है ना। तो आपकी कमजोर नस का पता लगा लेंगे और आपकी वीडियो बना लेंगे जो, और कहेंगे देखिए आपकी क्लू पॉइंट हमारे पास है, मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, आपका जीत का रेट चौपट हो जाएगा। और इसके बाद अगर नहीं माने आप तब फिर आपको बुलाएंगे, बुला करके निकाल के मोटका वाला डंडा मार, डंडा के आप टांग तोड़ देंगे। अंतिम हथियार। यह नेताओं के लिए शास्त्र में कहा गया है, यह विहित है, इसको इलीगल कह ही नहीं सकते। जो लोग नेताओं को गाली देते हैं, कहते हैं कि अरे इन्होंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, वो राजनीति को नहीं जानते हैं। राजनीति के निहित सिद्धांत है साम दाम दंड भेद। एक राजा चारों का इस्तेमाल करता है और खुल के करता है। मैं गांधी को इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ। अभी मैं एग्जाम्पल समझा भी रहा हूँ आपको। अभी लाहौर अधिवेशन 2 महीना पहले बीता था और उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया था, क्या, स्वतंत्रता का पूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। तो जो युवा वर्ग कांग्रेस के अंदर था बहुत कूद रहा था कि देखिए मैंने दबाव बना के गांधी जी को ये कर लिया, वो कर लिया। अब जब 11 सूत्री मांग थी तो उनको सारी डिमांड उनकी गायब। 11 सूत्री मांग में न तो स्वतंत्रता की बात की गई थी और न तो डोमिनियन की बात नहीं गई थी। अब गांधी कितना पीछे चले गए, तो ये लोग सब फुदकना इन लोगों को क्या हो गया, बंद हो गया। गांधी जी ने एक चाल से ही सबको क्या किया, राइट टाइम कर दिया, क्योंकि 11 सूत्री मांग तो उनकी डिमांड थी।
तो पहले पॉइंट लिखेगा कि इसमें न तो स्वतंत्रता का विवरण था और न तो डोमिनियन का विवरण था। ठीक है ना। पहली पॉइंट कि 11 सूत्री मांग में इसमें न तो डोमिनियन का वर्णन था और न ही स्वतंत्रता का, यानी दोनों डिमांड इनकी गायब हो गई। तो बहुत से लोगों ने किनारे कर दिया, जो फुदक रहे थे सब लोग किनारे हो गए। अब इसमें डिमांड क्या थी, 2-3 पॉइंट में बता रहा हूं। इसमें पहली पॉइंट एक है, इसको अलग से लिखिएगा, और आगे लिख लीजिएगा कि इससे जो कांग्रेस का युवा वर्ग था उससे बहुत ही धक्का लगा। ठीक ना, इससे कांग्रेस के अंदर के युवा वर्ग को बहुत ही धक्का लगा। अब इसकी महत्वपूर्ण डिमांड के बारे में मैं आपको बताऊं। जो इनकी डिमांड 11 सूत्री जो मांग हुआ करती थी, बहुत ही मोटा सबको बताना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जो डिमांड रखी, पहला रखा कि लगान को जो है, लगान आपको पता है 50% से ज़्यादा थी पहले, ठीक है ना, लगान 50% से कम की जाए। ये किसानों की मांग को हमने मांगा, सरकार से कहा कि 50% जो लगान किसान दे रहा है उससे क्या कर दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। दूसरा है रक्षा बजट को भी घटा दिया जाए, रक्षा बजट को कम कर दिया जाए। रक्षा बजट को भी इन्होंने कहा कि घटा दिया जाए। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि नशीली वस्तुओं का व्यापार प्रतिबंधित किया जाए। चौथा है सीआईडी को समाप्त किया जाए। ठीक है ना। ऐसे कई डिमांड हुआ, 3-4 मैंने लिखा है। इसके अलावा ये 5वां मैं लिख दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना। 11 डिमांड आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। कुछ व्यापार के भी बारे में थी, ठीक है ना, ट्रेडर्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में। सीआईडी डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इससे जनता को परेशान करने के लिए विभाग बनाया गया था, तो सीआईडी डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाए। उसमें से एक अंतिम जो डिमांड मैं लिखने जा रहा हूं इसमें, कि लोगों को नमक बनाने का अधिकार क्या हो जाना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। लोगों को नमक बनाने का अधिकार क्या हो जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। अब कहो कि फिर उन्होंने आगे लिखा है कि अगर नमक बनाने का मतलब अगर ये बात मान जाती है तो फिर उन्होंने फिर आगे लिख भी दिया था कि हम नमक सत्याग्रह की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। किस तारीख से, 12 मार्च से नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। तो जब इन्होंने कहा कि हम नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, तो देश के बड़े बड़े जो नेता थे वो चौंक गए एकदम से कि क्या कोई आंदोलन नमक के नाम पर स्टार्ट किया सकता है, स्वतंत्रता के। अब इसमें तो जवाहरलाल नेहरू और तमाम जो नेता थे, अंग्रेज थे, हंसे इस बात को सुन करके कि क्या कोई नमक के आधार पर भी देश में आंदोलन चलाया जा सकता है। ठीक है, साल्ट को लेकर के। अब कहो कि नमक का आंदोलन कैसे क्या है। अब नमक इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के जीवन के लिए क्यों है। इरफान हबीब नामक एक इतिहासकार है, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। उनका एक कोटेशन है कि आज की पीढ़ी नमक के मामले में भाग्यशाली है और पुरानी पीढ़ी घी के मामले में भाग्यशाली है। मतलब हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि नमक इतना सस्ता है, और पुरानी पीढ़ी घी के मामले में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन नमक कितना था, नमक का उसमें रेट क्या था। जैसे कि आज अगर नमक 1000 रुपये किलो हो जाए, फिर तो क्या होगा, 1000 रुपये किलो नमक हो जाए तो फिर खाएगा ही नहीं। आपके जीवन में जितने नमक से कहावते हैं, आप जानते हो कि जिसका नमक खाए, नमक हलाली नहीं करेंगे, जिसका नमक खाएंगे उसका चुका देंगे, नमक हाथ पर नहीं दिया जाता है, नमक रात को नहीं दिया जाता है। ये सब बनाने का क्या रीजन था, क्योंकि नमक बहुत कीमती था, और नमक हाथ पर दोगे तो कुछ गिर जाएगा।
इसीलिए हाथ तो नहीं देने की मनाही है। और उस समय जो नमक का रेट था 1000 से 2000 रुपए किलो के बीच में हुआ करता था। आपको जान के हैरानी होगी कि आधी भारत की 90% जनता को नमक का टेस्ट ही पता नहीं था कि नमक होता कैसा क्या है। जब किसी के यहाँ कोई मर गया, कोई तेरही पड़ गई, कोई शादी पड़ गई, तो लग पूरी सब्जी लोग खाते थे, अरे क्या सब्जी बनी है। मतलब 90% लोगों को पता कि नमक का टेस्ट ही नहीं मालूम है, नमक होता क्या है, ये था। तो महात्मा गांधी को, अच्छा सरकार के बारे में देखिए, समुद्रों में जो नमक बनता था उसकी पूरी कंट्रोलिंग सरकार के पास थी। उससे उनको बहुत बड़ा जो है इनकम होती थी। और इसके लिए साल्ट कमिश्नर उन्होंने बनाया था। नमक का दरोगा कहानी सुन पड़े हैं, नमक का दरोगा। अब नमक का दरोगा अलग से होता था, उसका काम क्या था कि वो सभी लोगों के सामान को चेक करता था, कोई नमक चोरी करके तो नहीं ले जा रहा है। उसकी पोटली खोली जाती थी कि कहीं नमक तो कहीं थोड़ी सी बात के नहीं ले जा रहे हो। यानी नमक बनाने का अधिकार किसके पास था? सरकार के पास। आपके पास अधिकार ही नहीं था। और नमक को 1000 से 2000 रुपए किलो के बीच में भेजा जाता था। नमक के कमिश्नर हुआ करते थे, नमक के कलेक्टर हुआ करते थे, नमक के दरोगा हुआ करते थे, नमक के सिपाही हुआ करते थे। उनका काम ही था नमक की स्मगलिंग को रोकना। अच्छा, अब दूसरा बात है कि दूसरा है कि भारत में अंदरूनी पार्ट में भी नमक बनाया जाता था। अंदरूनी इंडिया में नमक बनाने की परंपरा, वो मिट्टी से नमक बनाया जाता था। गांव में एक पूर्वांचल में अगर कुछ लोग होंगे तो उसमें एक नोनिया जाति होती है, चौहान बोला जाता है, चौहान। हाँ, नोनिया का नाम क्यों पड़ा? नून बनाने के कारण। नून भाई नमक। तो जो चौहान है, आपके जो चौहान है जाति है ना चौहान, ये वास्तव में राजपूत ये लोग हैं, लेकिन ये लोग नमक बनाने का काम करने लगे, इसीलिए इनका जो उनको डिग्रेड करके क्या बना दिया गया? नोनिया हो गए। है राजपूत ये लोग, भले 80 में आए, 80 की बात नहीं, 80 की बात मैं वो कह रहा हूँ ना कि बहुत सी भारत की ऐसी जातियां थी जो कि सामान्य हुआ करती थी, उनको अंग्रेजों ने 80 बना दिया। मैंने आपको बताया था ना 1903 में जो रिजले का जो डिक्लेरेशन था कि बहुत सी हिंदुस्तान की जातियां सामान्य या सवर्ण हुआ करती थी, उनको क्या बना दिया गया? 80 बना दिया गया। उसी कैटेगरी में ये लोग भी आते थे। ये लोग राजपूत थे, चौहान जो राजपूत हुआ करते थे, लेकिन नमक बनाने का काम करने लगे, इसलिए नोनिया हो गए। नोनिया लोनिया बोला जाता है, और ये लोग चौहान लिखने लगे, तो ये आ गए ओबीसी और एससी में आ गए। तो ठीक है ना। तो नमक बनाने का काम भी बड़ा मुश्किल काम था और ये बड़ा फायदेमंद काम माना जाता था, जो नमक बनाने का काम, ठीक है। तो ये पूरा परंपरा थी, इसीलिए गांधी जी ने ये नमक मतलब कि बनाने का काम मतलब किया। अब लिखेगा, आगे लिखेगा साल्ट मूवमेंट, नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी की जो 11 पॉइंट आगे लिखेगा कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग को अंग्रेजों ने नहीं माना। गांधी जी की 11 सूत्री मांग को सरकार ने नहीं माना, इसीलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान से नमक कानून का उल्लंघन करने की शुरुआत की। ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है। इसको क्या क्या नाम है? इसको लिखा, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि दांडी नामक जगह से इसकी शुरुआत किया। दूसरा, इसको साल्ट मार्च कहा जाता है, साल्ट मार्च। तीसरा इसका नाम है नमक सत्याग्रह। इसको दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसको दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है।
और इसको एक नाम और भी है, इसे वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। इसे वाइट फ्लोइंग रिवर यानी वाइट फ्लोइंग रिवर यानी सफेद बहती हुई नदी। वाइट फ्लोइंग रिवर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? नहीं, व्हाइट फ्लोइंग रिवर इसलिए कहा जाता है कि जितने इसमें सत्याग्रही थे सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहने थे। सब सत्याग्रही थे सफेद रंग के कपड़े, और जब वो सीधे दौड़ चलते थे तेजी से, ऐसा लगता है कि सफेद नदी बह रही है। ठीक है ना, इसको कहा जाता है व्हाइट फ्लोइंग रिवर। ठीक है ना, फ्लोइंग माने बहना होता है, व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी इसे कहा जाता है क्योंकि सभी सत्याग्रही सफेद रंग के कपड़े पहने थे और तेज जब चलते तो जैसे नदी बह रही है, इसलिए इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर। गांधी जी ने आगे लिखा, गांधी जी ने आगे यह कहा कि जिस दिन वह नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, जिस दिन वह नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, जिस दिन वह नमक कानून का उल्लंघन करेंगे उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। ये डेट इन्होंने बता दिया है। अगला आंदोलन की शुरुआत कब होगी? जिस दिन वह नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ठीक, तो अब इसमें मैंने बताया था कि इन्होंने शुरुआत कब किया था? दांडी से इन्होंने शुरुआत किया। कब किया? 12 मार्च 1930। ठीक है ना, दांडी से। और दांडी, इनकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई दांडी से, इसीलिए इसको दांडी मार्च कहा जाता है। कुल कितने इसमें सदस्य थे? 72। इसमें कोई जो सदस्य थे 72 कितना ज़्यादा रहे होंगे? 79। ठीक है ना, कुल सदस्य थे इसके 79 सदस्य थे। दूरी थी कितना? देखो, ये दांडी थोड़ी सी कंफ्यूज आप लोग भी होंगे, हमको भी तेज पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा हम पढ़े हैं। इनकी एक्चुअली जो यात्रा हुई ना, वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है ना, ये इनकी जो हुई यह साबरमती आश्रम से, यह इन्होंने इसकी शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत किया, यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती आश्रम से शुरू की। अब साबरमती से कहाँ तक पहुंचे हैं? दांडी में क्या था? यह नमक बनाने की फैक्ट्री या नमक बनाने का स्थान था। नमक बनाने का स्थान। ठीक है, अब यह है कि साबरमती से दांडी के बीच की दूरी, यह साबरमती से उन्होंने शुरू किया था और दांडी पहुंचे, तो साबरमती से दांडी के बीच की दूरी, ये पूछा जाता है कितना दूरी है दोनों के बीच में? 240 मील की दूरी थी। 240 मील की दूरी दोनों की, ये भी पूछा गया है कि साबरमती से दांडी के बीच की दूरी कितना है? 240 मील यानी 390 किलोमीटर। यह करीब 48 गांव से होकर के गुजरी थी यात्रा इनकी। कितना गांव? 48 गांव, 48 विलेजेस के बीच से होकर के गुजरी थी इनकी पूरी की पूरी यात्रा। दांडी कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में, नवसारी जिला में है। ठीक है ना, इनका भजन क्या था?
रघुपति राघव, हाँ, इनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिसको इसको गाते हुए ये पूरे पूरे लोग यहाँ से चलते थे। और अब दांडी का पहुंचे ये लोग, दांडी पहुंचे 6 अप्रैल, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंच गए, दांडी पहुंचे। और यहाँ पर दांडी में पहुंच करके इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया, एक मुट्ठी नमक उठाया, नमक उठाकर नमक कानून का क्या किया इन्होंने, उल्लंघन किया। दांडी जहाँ नमक बनाया जाता था वहाँ पहुंचे और ऐसे समुद्र ऐसे उठाया ये मुट्ठी नमक, वहाँ नमक बनाया जाता था, नमक की खेती होती थी, और ऐसे नमक उठा करके उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर सरकार अगर उनसे असहमत होती तो कहती कि भाई आपको अरेस्ट कर लेती, लेकिन उसको सरकार को ये लगा कि इस आंदोलन का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला, ठीक, नमक का कोई और कौन सा आंदोलन देश में हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा। और जब वो मुट्ठी नमक कानून का उल्लंघन किया तो उन्होंने एक कोटेशन लिखा है, बाय दिस वे आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना, यानी मैं इस प्रकार से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींवें हिला रहा हूँ, यानी नमक कानून का उल्लंघन करके हम ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हिला रहे हैं, नींव हिला रहे हैं, ठीक है। तो यह उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यानी हम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहे हैं। अब ये जब नमक कानून का इन्होंने मूवमेंट जब यात्रा किया, इनकी यात्रा थी, अब लिखिएगा अगली लाइन डलेगा कि दांडी मार्च का असर भारत के अन्य भागों पर, ठीक है ना, दांडी मार्च का असर भारत के अन्य भागों पर। हो गया। तो अब दांडी को जब वो हुआ तो इसमें हुआ था कि ज़्यादा मतलब आंदोलन, जब दांडी की यात्रा इनकी समाप्त होती है तो पूरे देश में भी जब गांधी जी ने यात्रा शुरू की तो गांधी को देखा देखी दूसरे लोगों ने भी यात्राएं अपनी शुरू कर दी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो नमक कहाँ जहाँ बनाया जाता है वहीं यात्रा होगी ना, तो भारत का जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तटीय क्षेत्र, वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने भी समुद्र में यात्राएं की। तो यह जो पहले तो अब दांडी देख लीजिए, दांडी में जब अब दांडी के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। अब दांडी के बाद इसको लिखिएगा, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको ये लगा कि यहां से फिर कहीं यात्रा करेंगे, इनको गिरफ्तार किया गया 4 मई को, ठीक है ना, लिख लीजिएगा 4 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये तो दांडी का हो गया। दांडी में भी नंबर दूसरा जगह है धरासड़ा सत्याग्रह। तो धरासड़ा भी यहाँ से मतलब कि दांडी के नजदीक है जहाँ नमक बनाया जाता था। तो जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई वह किसको, सरोजिनी नायडू को यहाँ जिम्मेदारी सौंपी। और यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। इसमें सरोजिनी नायडू के अलावा लिखिएगा कस्तूरबा गांधी
और यह एक अकेला ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी के लड़के ने भी भाग लिया था। इसके बाद दूसरे थे इमाम साहब। इमाम साहब जो थे वह गांधी के अफ्रीका से परिचित थे। इमाम साहब गांधी के खास थे और अफ्रीका में ही गांधी के परिचित थे। इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। और गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी के पुत्र मणिलाल ने भी इसमें भाग लिया था। मणिलाल ने भी इसमें भाग लिया था। और बड़ा ये जो इस सत्याग्रह की जो विवरण है वह एक अंग्रेज पत्रकार वेब मिलर, ठीक है ना, एक अंग्रेजी पत्रकार थे। अंग्रेजी पत्रकार, इनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर जो है इनका जो न्यूज़पेपर था जो है, ये ब्रिटेन नहीं, ये अमेरिका के जो थे पत्रकार थे। इन्होंने इस धरासड़ा सत्याग्रह की पूरी कहानी जो है न्यूज़पेपर में लिखी अपने। अब इसमें यह अलग क्यों है? क्योंकि धरासड़ा सत्याग्रह की ये है, इसमें फोटो भी आप कहीं देखेंगे तो ये लोग जब धरासड़ा सत्याग्रह में जा रहे थे इन लोगों के साथ में, तो पुलिस जो है लाठियां लेके बैठी हुई थी। और गांधी जी ने कहा था कि किसी भी आप जो है हिंसा का आप प्रतिवाद नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई लाठी भी मार रहा है तो लाठी को पकड़ने का भी प्रयास आप नहीं करेंगे, गांधी का एक कथन। तो जब सत्याग्रही जा रहे थे तो वेब मिलर ने जैसा लिखा कि पुलिस के जो जवान थे, ब्रिटिश पुलिस के जो भारतीय जवान रहे होंगे, उनके लाठियों में लोहे के चूले लगे हुई थी और ऐसे लोहे से मारते और जो सत्याग्रहियों के सर जो फट जाते थे और वहाँ से खून के फव्वारे निकलते थे। और उन लाठियों को पकड़ने के लिए वो अपना सर भी ऐसे नहीं करते थे। और बाद में जो दूसरे रेड क्रॉस वाले होते हैं जो कि उन्हीं के साथी हुआ करते थे, उनको किसी उस पर लिटा करके उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते। वेब मिलर ने यह सारी बात जो है अपने न्यूज़पेपर में लिखी और जब यह पूरी घटना अमेरिका के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई तो अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी ताकत था, वहाँ के माध्यम से दुनिया के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई ये बात। तब गांधी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी कि वास्तव में गांधी का सत्याग्रह क्या है। लिख लीजिएगा इसको। वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार थे। उन्होंने धरासड़ा सत्याग्रह की जानकारी अपने समाचार पत्र में दी, ऐसे लिखिएगा। उन्होंने वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने धरासड़ा सत्याग्रह की जानकारी अपने समाचार पत्रों में दी, जिसे दुनिया के समाचार पत्रों ने क्या किया? प्रकाशित किया। अमेरिका के सीनेट में इस घटना को बकायदे पढ़ के सुनाया गया। अमेरिका के सीनेट में, संसद में इस घटना को पूरा पढ़ करके सुनाया गया और यह संसार के 1930 समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। इस घटना को जब 1930 समाचार पत्र, सन 1930 की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ 1930 समाचार पूरे दुनिया में थे। उन्होंने अपने अपने समाचार पत्रों में इस घटना को क्या किया? प्रकाशित किया और ब्रिटेन की सरकार की बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना किया कि इस प्रकार से मतलब हुआ। ठीक है ना। अब आगे ये हो गया धरासड़ा। पहला जो आंदोलन हुआ वो हुआ दांडी, मैंने बताया। दांडी में गांधी जी नामक का आंदोलन का दूसरा हो गया, धरासड़ा हो गया। अब तीसरा देखिए, एक दोनों घटनाएं कहाँ की है? यह गुजरात की है। अब आगे देखिए, तमिलनाडु में आंदोलन चलाया गया, नमक सत्याग्रह। यहाँ पर लीड किया राजा जी। राजा जी का मतलब सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी ने यहाँ पर आंदोलन किया और इस आंदोलन को क्यों किया? वेदारण्यम मार्च कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। वेदारण्यम मार्च यानी वेदारण्यम यात्रा भी इसे कहा जाता है।
इन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की। त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम जो है यहाँ नमक बनाया जाता था, वेदारण्यम यहाँ नमक बनाने का कारखाना था, तक की यात्रा की यात्रा की। इसके बाद केरल में आंदोलन चलाया गया। केरल में जो आंदोलन चलाया गया इसे वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता है। वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता है। इसको चलाया था के केलप्पन ने। केलप्पन ने इसे चलाया। अगला जो है असम के सिलहट में भी चलाया गया यह आंदोलन। इसके बाद उड़ीसा में चलाया गया। है हाँ, एक वाइकोम सत्याग्रह टेक्निकली ये मंदिर जुड़ा हुआ है, मंदिर प्रवेश का आंदोलन है, लेकिन फिर भी इसको नमक से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का आंदोलन था। मंदिर प्रवेश, निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, मंदिर प्रवेश का आंदोलन भी इसे कहा जाता है, वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता है। हो गया, लिख लिया इसको आप लोगों ने? अब आगे लिखिएगा गांधी इरविन समझौता। आगे लिखिएगा गांधी इरविन समझौता 1921। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921। 5 मार्च 1921। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझने के लिए आपको मैंने बताया था कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? अब गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो अब ये यहाँ देखिए 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने किया और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये आंदोलन शुरू हो गया, जैसे कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा, उसी तरीके से यह भी एक आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसको शुरू किया गांधी जी ने जिस दिन नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को विधिवत कभी कॉल्ड ऑफ नहीं किया, यानी बंद नहीं किया। इसकी लास्ट डेट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 1935 तक चला, 1934 तक चला, तो लास्ट डेट के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं 1934 तक चला। आंदोलन कम होते 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 एकदम से आंदोलन स्वतः ही बंद हो गया, क्योंकि गांधी असहयोग आंदोलन की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे कि जैसे उन्होंने एकाएक जो है चौरी चौरा के बाद उन्होंने 12 तारीख को बंद कर दिया, 12 फरवरी को। तो दोबारा इस दूसरी बात गांधी जी ने सीखा है कि जिस प्रकार से चौरी चौरा में घटना हुई और हिंसा हुई और आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा, दोबारा फिर इसमें गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हिंसा हुई। तो यहाँ पर हिंसा भी बहुत ज़्यादा हुई। इसमें से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें कि मैं आगे आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं बता देता हूँ। उसमें जो पहली घटना हुई, एक है
खान अब्दुल गफ्फार खान का ने एक आंदोलन चलाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या कहा जाता है? इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ये गांधी के बड़े वो थे। इनको आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनको लाल रंग का शर्ट पहनते थे, लाल रंग का शर्ट। इसको कहा जाता है रेड शर्टिश मूवमेंट भी कहा जाता है, रेड शर्टिश मूवमेंट भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि लाल रंग की शर्ट पहनते थे। इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। यानी खुदाई खिदमतगार का मतलब खुदा की सेवा करने वाला संगठन। और यहाँ पर इन्होंने इनका जो प्रांत था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत इनका प्रांत था, जो आज का अफगानिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया है। पश्चिमोत्तर भारत इनका प्रांत था। वहाँ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। और वहाँ पर पुलिस ने जब इन्होंने आंदोलन चलाया तो जो ये तो पख्तून थे, पठान जिसे कहा जाता था। पठान बड़े हिंसक माने जाते हैं, लेकिन यह गांधी के समर्थक थे। वहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया और वहाँ आंदोलन हिंसक हो गया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, इसे कहा जाता है किस्सा कहानी, किस्सा ख्वानी बाजार हत्याकांड। किस्सा कहानी बाजार हत्याकांड, किस्सा ख्वानी बाजार हत्याकांड। पेशावर के नजदीक के बाजार है, वहां पर आंदोलनकारी जो है आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने, आर्मी ने इनके ऊपर फायर खोल दिया और इसमें से बहुत से पठान मारे गए। जिसे कहा जाता है किस्सा ख्वानी बाजार हत्याकांड। ये इनका एक करेक्ट है। किस्सा कहानी ये मार्केट का नाम है, लेकिन उसे कहा जाता है किस्सा ख्वानी बाजार हत्याकांड। किस्सा ख्वानी बाजार का नाम है, लेकिन है नाम किस्सा कहानी। ये पेशावर के बगल में बाजार है, आज भी इसका नाम किस्सा ख्वानी बाजार का नाम ही है। तो यहाँ पर जो है क्रॉस फायरिंग होती है, इसमें बहुत से पुलिस वाले क्या होते हैं, मतलब कि जो पठान थे मारे गए थे। तो यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया जो है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस नहीं लिया। ठीक है ना। और तीसरा जो है, दूसरा इसका जो बड़ी घटना होती जो मानी जाती है वो है चिटगांव आर्मरी रेड। ठीक है ना, चिटगांव आर्मरी रेड, आर्मरी रेड यानी चटगांव सशस्त्र लूट। ठीक है ना, चटगांव सशस्त्र लूट। और इसके नेता कौन थे? चटगांव सशस्त्र लूट के मास्टर दा, ठीक है ना, उनका नाम था मास्टर दा। और ये लोग जो है चटगांव जो बांग्लादेश में है, उन लोगों ने प्लानिंग किया कि जो ब्रिटिश आर्मी का हथियार था अगर उसे लूट लिया जाए और लूट करके जो है तो चुनौती दिया जाए और उनका रेल सेवा, उनका कम्युनिकेशन को काट दिया जाए। इससे उनका मनोबल बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। सूर्यसेन दा उनका नाम, सूर्यसेन दा लिखिएगा। चटगांव आर्मरी रेड का संबंध किससे है? चटगांव आर्मरी रेड यानी चटगांव सशस्त्र लूट, चटगांव सशस्त्र लूट, चटगांव सशस्त्र लूट। इसके नेता थे सूर्यसेन दा, सूर्यसेन दा। इन लोगों ने लिखेगा, इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियारों को लूटने की योजना बनाई। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियारों की लूटने की योजना बनाई और रेल तथा सड़क मार्ग को काट दिया। रेल तथा सड़क मार्ग को क्या किया? इन्होंने काट दिया।
इनके साथ में जो बड़े नेता थे उनका नाम था सूर्य सेन के अलावा गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, और इसके अलावा इसका जो इन्होंने रेड किया, यानी जो ब्रिटेन के हथियारों को लूटने की जो प्लानिंग किया था, इसमें इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें कुछ लड़कियां भी थी, ठीक है ना। तो गणेश घोष तो मैंने लिखा है ना, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल। आगे लिखेगा प्रीतिलता वाडेदार, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त। ठीक है, ये लड़कियां थी, इन लोगों ने भी इसमें मतलब सशस्त्र किया, लेकिन प्रीतिलता वाडेदार को मतलब ये लगा कि हम पकड़ लिए जाएंगे, तो उन्होंने पकड़े जाने के पहले ही इन्होंने साइनाइड की गोली खा करके अपने जानों को मतलब छोड़ दिया, मतलब मर गई, सुसाइड कर लिया इन्होंने। इनको लगा कि पुलिस पकड़ लेगी तो उनके साथ में जाति यातना देगी, उसके पहले सुसाइड का कैप्सूल लेके गई थी, और उनको लगा कि क्रॉस फायरिंग में और उन्होंने निगल लिया और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यह इस आंदोलन, और यह आंदोलन जो चलाया गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पे चलाया, जो ऑपरेशन किया इन्होंने, क्या किस नाम पे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर यह आंदोलन चलाया गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर यह आंदोलन चलाया गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो संगठन इनका नाम था, क्या नाम था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर इन्होंने शस्त्रागार को लूटा और बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। 24 घंटे तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, बहुत से अंग्रेजों को उन्होंने मार दिया। ये दो बड़ी घटनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद जो आंदोलन था, इसमें व्यापारियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें व्यापारियों ने अपने खजाने खोल दिए पूरा का पूरा आंदोलन को चलने के लिए। मजदूरों ने पूरा स्ट्राइक कर दिया, तो व्यापारियों का भागीदारी थी, मजदूरों की भागीदारी थी, किसानों की भागीदारी थी। तो ये आंदोलन फिर बहुत बड़ा व्यापक हो गया। जब व्यापक हुआ तो सरकार के ऊपर इसका असर पड़ा, तो सरकार को लगा कि अब हमको कहीं कहीं से कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो इसीलिए यह आपका गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है ना। आगे लिखेगा कि सविनय अवज्ञा के कारण तत्कालीन वायसराय इरविन को मजबूर होकर के गांधी के साथ दिल्ली में 5 मार्च 1931 को समझौता किया। इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते की निम्न शर्तें थी। पहला है, एक दो तो लिखेगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिखेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जो आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन क्या हुआ, स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दूसरी पॉइंट है कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया।
और तीसरी पॉइंट है कि लंदन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस भाग लेगी। लंदन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग लेगी। अगली पॉइंट है, जिन सत्याग्रहियों को जेल में बंद किया गया था उसे छोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था, आंदोलनकारियों को, उनको क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। अब आगे लिखिएगा, कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, क्योंकि अभी कब हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन, INC का कराची अधिवेशन। अच्छा, दो तीन चीजों को, दिल्ली समझौता कब हुआ? गांधी दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931। इसको साइड में लिखिएगा, तब से हम लिंक कर पाएंगे। अब यह चूंकि दिल्ली में यह गांधी इरविन समझौता हो गया था, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि गांधी इरविन समझौता तो हो गया था, लेकिन जब तक इसको कांग्रेस के सेशन में इसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक इसे वैलिड नहीं माना जाए। इसकी पुष्टि के लिए कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया गया। अब कराची अधिवेशन जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था 26 से 30 मार्च, 26 से 30 मार्च के बीच में बुलाया गया। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च। अब देखो, ये है 23 मार्च, कितना? क्या बता रहे हो? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ भगत सिंह का एपिसोड मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भगत सिंह को फांसी की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी। जब गांधी से इरविन की मुलाकात होती है, कब हुई? 5 मार्च को। इसके पहले मतलब कि भगत सिंह का फांसी डिक्लेयर्ड हो चुकी थी कि फांसी इनको होने वाली। तो पूरे देश ने गांधी के ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है भगत सिंह के फांसी रुकवाने की बात आप इरविन से निश्चित रूप से करें। ठीक है। अब यहाँ पर गांधी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगता है, तो क्यों कहते हैं कि गांधी ने रुकवाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है ना। और कांग्रेस के लोग बड़ा गांधी का डिफेंड करते हैं, लेकिन गांधी के बारे में ये कहना है कि गांधी जी ने वह सभी काम किए जिससे कि फांसी नहीं रुक सकती थी। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने गांधी भगत सिंह के फेवर में चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी उन्होंने इरविन को लिख के भेजी। मेरे कहने का मतलब है कि जिससे फांसी रुक सकती थी उन्होंने वह काम नहीं किया, और जिससे फांसी हो सकती थी वह सारे काम उन्होंने किया। अब प्रश्न उठता है, किससे फांसी रुक सकती थी? जैसे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी कि नहीं, फांसी नहीं होनी चाहिए, देश के लिए है वो है। दिक्कत क्या गांधी को थी? दिक्कत ये थी कि जब भगत सिंह को फांसी, जब उन्होंने बम फेंका, उनको फांसी का अनाउंसमेंट हो गया, तो समाचार पत्रों के अनुसार जो कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री है वह बताती है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे तो वो भगत सिंह थे। हर गांव में लोग गांधी की फोटो की जगह पर भगत सिंह के हर घर में फोटो लग गई पूरे देश में। तो भगत सिंह की लोकप्रियता का ग्राफ जो है गांधी को ओवरटेक करके एकदम ऐसे ऊंचाई पर पहुंच गया। अब दिक्कत है कि उससे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अगर भगत सिंह की फांसी अगर मतलब कि रुक जाती तो देश के सबसे बड़े हीरो कौन होते? भगत सिंह। और कांग्रेस का सफाया हो जाता, और भगत सिंह चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हो जाता?
पूरे देश में रिवाइवल हो जाता। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। जैसे गांधी को पता था कि चिट्ठी लिखने से फांसी नहीं रुकने वाली, लिखा चिट्ठी उन्होंने, लेकिन वह कहते अगर कि मैं, जैसे कि बहुत बार उन्होंने किया कि मैं आमरण अनशन कर दूंगा और भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए, तो ब्रिटेन की सरकार घुटने पर आ जाती। उन्होंने कहा कि ना गोल डाला तो गोल में सम्मेलन में भाग लूंगा, न तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैंसिल करेंगे और मैं आमरण अनशन करूंगा। तो भगत सिंह उनके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। कहते ठीक मृत्युदंड हम नहीं देंगे, इनको आजीवन कारावास में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। बहुत छोटी चीज थी, लेकिन उनको ये पता था कि इससे क्या होगा और कि क्या इससे नहीं होगा। इरविन की जो ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी, जो कि बाद में प्रकाशित हुई, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, इरविन ने लिखा कि हमको यह लगा कि जब महात्मा गांधी से हमारी मीटिंग होगी तो सबसे पहले वो भगत सिंह की फांसी की बात उठाएंगे, लेकिन पूरी मीटिंग हो गई और हम निकल लिए, हमारी बातें हो गई, और जब मैं निकलने लगा तो महात्मा गांधी से पूछा कि व्हाट अबाउट द हैंगिंग ऑफ द भगत सिंह। तो उन्होंने कहा कि वो आपका इशू, आप देखिए उसको, ठीक है ना। उन्हें पूछा कि भगत सिंह के फांसी के बारे में कोई चर्चा भगत सिंह की फांसी के बीच में बारे में नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, खुद इरविन ने पूछा उनसे लास्ट में चलते चलते कि भाई भगत सिंह की फांसी के बारे में क्या सोचना है। तो उन्होंने कहा ये आपका विषय, आप देखिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। यह जो है इरविन की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा होगा, आप गूगल पे देख लीजिएगा, इसमें कोई ना दबाने छुपाने की बातें नहीं। तो मैं फिर कहता हूं कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, और जो कि उन्होंने अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए, उनको मालूम था कि कैसे हम मतलब हिंदुस्तान के टॉप पर रहेंगे, जो हम कहेंगे वही होगा। तो जो एक बहुत बड़ा अहम, महात्मा गांधी बेशक नंगे रहते थे, ऑलमोस्ट नंगे ही रहते थे, तो बेशक देखने में वो संत लगे, फकीर लगे, लेकिन उनके अंदर का जो शातिर, जो कूटनीतिक राजनीतिक बैठा हुआ था, वो अलग कहानी करता है, ठीक है ना। तो किसी को, मैं ये नहीं कहता कि किसी को उन्होंने गर्दन कटवा दिया, वो तो नहीं काटे, तो नेता कोई बड़ा काम थोड़ी हाथ से थोड़ी करता है, दूसरे लोग उसके लिए काम करते हैं। तो ये गांधी की को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, गांधी को आकलन करना बड़ा मुश्किल है। जब भी गांधी को आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, हो सकता है सही उसमें, ठीक है ना। तो ये गांधी का था, तो ये फांसी नहीं रुक पाई। और जब गांधी, आप देखिए 23 मार्च को गांधी को फांसी हो चुकी थी, यह सम्मेलन कब हो रहा है, 26, यानी फांसी के 3 दिन बाद। और उस समय जब वो फांसी के लिए दिल्ली से जब वो कराची जा रहे थे, तो गांधी को इतनी जलालत झेलनी पड़ी, शायद उनको अपने जीवन में कभी इतनी जलालत नहीं झेली। जिस ट्रेन से वो जा रहे थे, उस ट्रेन को लोगों ने गोबर से, ईंट से मार मार करके भूर-भूरता कर दिया। जिस रास्ते से ट्रेन गुजरती थी, लोग मारते, ईंटे से कुछ नहीं होने वाला, फोर्स लगी थी, गोबर से लोग मार करके पूरी ट्रेन को उन्हें रंग दिया था। और गांधी मुर्दाबाद के इतने नारे लगे कि लोग हैरान रह गए। उस समय गांधी की लोकप्रियता भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम थी। 2 जगहों पर मैंने बताया, चौरी चौरा और यहाँ पर, और पूरा हिंदुस्तान ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाने के लिए सिर्फ गांधी और गांधी को जिम्मेदार माना, ठीक है ना। बाकी निर्णय करना आपकी है, जो मैंने फैक्ट है इतिहास का मैंने आपको बता दिया। यह है कराची अधिवेशन। अब कराची अधिवेशन शुरू होता है, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि इतना दबाव था कि भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी, तो सबसे पहले वहां के युवाओं ने बड़ी नारेबाजी किया। वहां पर गांधी को काला झंडा दिखाया गया, ठीक है ना, काला झंडा दिखाया गया। तो गांधी का आक्रोश, समझ, चालाक आदमी थे ना, तो उन्होंने पहला प्रस्ताव प्रस्तुत कराया कि भगत सिंह की जो फांसी हुई थी उसकी उन्हें सरकार की, ब्रिटेन की सरकार की आलोचना किया कि जो ये फांसी हुई है पूरी तरीके से गलत। एक प्रस्ताव पहले पास कराया, और उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भगत सिंह की फांसी की हम आलोचना करते हैं, यह जो ब्रिटेन की सरकार ने किया वो पूरी तरीके से गलत था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव पास किया गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मूल अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार यहाँ पर प्रस्ताव पास किया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। और फाइनेंशियल जो सरकार की जो योजना थी उसको लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया। लिखिएगा,
यहाँ पर फंडामेंटल, हाँ यहाँ पर क्या प्रस्ताव पास किया गया भारतीय अधिवेशन में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया, मूल अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति के बारे में यहाँ पर एक नियम पास किया गया। आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में चीजें पास की, आर्थिक नीति। अब देखिए आर्थिक नीति के बारे में आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में बहुत ही लोकप्रिय हो गई और जो कम्युनिस्ट पार्टी की भी लोकप्रियता बढ़ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा क्या था? वह मजदूरों के हित की बात करते थे, वह किसानों की हित की बात करते थे और वह जमींदारों की आलोचना करते थे। जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था, जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था, पूरे एजेंडा को इन्होंने यहाँ पर उठा करके रख दिया, ताकि जो पोलराइजेशन जो कांग्रेस की को छोड़ करके जो लोगों की संवेदना भगत सिंह के साथ में चली गई थी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ चली गई थी, वह संवेदना में जब लोग देखें कि देखिए अरे कांग्रेस तो बदल गई, कांग्रेस तो हमारी ही बात कर रही है, ठीक है ना। उनको लगा कि कांग्रेस तो हमारा एजेंडा ले रही है। भाई हम भी तो मजदूरों के हित की बात करते थे, हम भी किसानों के हित की बात करते थे, हम भी जमींदारों को हटाने की बात करते थे, हम भी लगान को कम करने की बात करते थे। सारा एजेंडा कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर स्वीकार कर लिया, ताकि किसानों, मजदूरों और जो दलितों के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एजेंडा में इन्होंने आईएनसी ने कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर शब्द का प्रयोग करिएगा, एजेंडा को क्या किया, स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। ताकि जो नाराजगी इनकी थी वह थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आगे लिखिएगा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, अगली टॉपिक है गोलमेज कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है मैं बताया, तो इसको समझाने के लिए 2-3 चीज़ों का समझना जरूरी है आपके लिए कि लगातार संविधान बनाने की बात चल रही थी। तो सबसे पहले कौन आया था, साइमन कमीशन, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट। देखिए साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का भी उद्देश्य क्या था, भारत का संविधान बनाना 1927। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, इसका भी उद्देश्य क्या था 1928, इसका भी उद्देश्य था भारत का संविधान बनाना। दोनों का उद्देश्य था भारत का संविधान। नेहरू रिपोर्ट तो पूरा का पूरा भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान, बताया था, आपको याद ही होगा। अब इसको लेकर के यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी ब्रिटेन में भी और भारत में भी। और मैंने बताया कि ब्रिटेन में 2 सरकार हुआ करती थी, एक थी लेबर, दूसरा थी कंजर्वेटिव पार्टी। 1929 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, लेबर पार्टी क्या हुई, सत्ता में आ गई। और जैसे ही लेबर पार्टी सत्ता में आई, उनको लगा कि हमको संविधान बनाने की प्रक्रिया दोबारा फिर से शुरू, क्योंकि साइमन कमीशन को लेकर के वो लोग असंतुष्ट थे और नेहरू रिपोर्ट पहले आ चुकी थी। तो उन्होंने यह एक सूचना प्रकाशित करवाई कि ब्रिटेन की सरकार भारत लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुला जा, मतलब ठीक है ना, कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ब्रिटेन लंदन में एक
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न पार्टियों तथा विचारधारा के लोगों से वार्ता करके संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। यानी भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं, ध्यान रखिएगा दो बातें हैं, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों और जो भी विचारधारा के दूसरे लोगों को इन्होंने कहाँ बुलाया? लंदन बुलाया। साइमन कमीशन में जो कमीशन उनका था वो कहाँ आया था? इंडिया आया था। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग नहीं आएंगे बल्कि आप लोगों को ही लंदन में बुलाएंगे। ये दोनों में अंतर है। साइमन कमीशन इंडिया आया था और इन्होंने कहा कि जितने भी पार्टी के नेता हैं सबको हम लंदन बुलवाएंगे और वहाँ सबसे विधिवत 1 by 1 जो है क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और चर्चा करने में कि नेताओं से चर्चा करेंगे कि भाई संविधान कैसे बनाया जाए, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे। कांग्रेस वालों से बुलाया जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब आंदोलन चल रहा था तो गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले आंदोलन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। अब 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कितना? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। अब इसकी डेट आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला गोलमेज सम्मेलन था नवंबर 1930 से लेकर के नवंबर 1930 से लेकर के नवंबर 1931 जनवरी 1। इसके बाद फिर 1931 से 31 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। इसके बाद फिर नवंबर से दिसंबर 1932। तो देखा जाए तो 3 डेट आपको याद रखनी है, 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन। आपको डेट नहीं पूछता है, 30, 31, 32 आपको 2 डेट जो है इसको याद रखनी है। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। तीसरा नवंबर 1930 है? हाँ, लिखा तो 32। ठीक है, देख लीजिएगा 30, 31, 32 3 इसमें हुआ, ठीक है ना। 30 में हुआ, 31 में हुआ और 32 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन इसमें हुआ। इसमें से इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, आईएनसी ने भाग नहीं लिया। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना। गांधी जी ने, अच्छा, आईएनसी ने पहले में भाग नहीं लिया और आईएनसी की तरफ से अगर किसी ने भाग लिया तो गांधी ने, अच्छा, आईएनसी की तरफ से गांधी अकेले प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। गांधी अकेले प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस आंदोलन
लेकिन गांधी जी ने सिर्फ जो दूसरे में भाग, इसमें भाग नहीं लिया। तो गांधी ने किस में लिया था? सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। गांधी, मैंने बताया ना कि जब गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया, गांधी जी ने पहले मना किया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, और लेकिन गोलमेज सम्मेलन रुका नहीं। उन्होंने कहा चीज शुरू करते हैं। तब जब तो उन्होंने बायकॉट कर दिया, तब तक आंदोलन वहां पर शुरू हो चुका था और महात्मा गांधी इंडिया में ही थे। लेकिन बाद में गांधी इरविन समझौता हो जाता है बीच में। तो गांधी इरविन समझौते में लिखा गया था कि जो है गांधी गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। अब हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हृदय परिवर्तन इस तरीके से हुआ क्योंकि पहले वो जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, वो बार बार पूछ रहे थे कि आप हम गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लेंगे, लेकिन इसका पर्पस आप बताइए, आप डोमिनियन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? और वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो भाग नहीं लिए। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, हमको भाग लेना चाहिए। गांधी जी समझौता हो जाता है और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर वह इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते। तो जब वो लंदन पहुंचे, वह राजपूताना जहाज, किस जहाज से गए थे? राजपूताना नामक जहाज से वह गए, नामक जहाज से वो गए थे। और जब वहां पहुंचे तो सिर्फ उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने, अलग से लिख लीजिएगा, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अच्छा, एक मसला और भी है कि गांधी, बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का मुद्दा किस गोलमेज सम्मेलन में उठाया सबसे पहले? है? नहीं, बी आर अम्बेडकर तीनों में भाग लिया था। पहली बार रिजर्वेशन का मुद्दा जो है इन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने इस गोलमेज सम्मेलन में उठाया। अब प्रश्न उठता है कि किस गोलमेज में? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? बोलिए। पहले में ही उठाया था, तीनों में उठाया, ठीक है ना? लिख लीजिएगा कि बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का मुद्दा पहले गोलमेज सम्मेलन में ही उठाया। पहले दूसरे आगे लिखेगा, इसमें लीग की तरफ से, इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, लीग की तरफ से इस आंदोलन में भाग मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और इकबाल ने भाग लिया। इकबाल जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में, क्वेश्चन पूछा गया है। नेतृत्व किया था आगा खान ने, जिन्ना ने नहीं किया था। लिख लीजिएगा, नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने किया। नेतृत्व किया किसने? आगा खान ने। इकबाल जिन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है ना, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया, उसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अच्छा, कांग्रेस ने सिर्फ, ये तो क्लियर हो गया ना कि कांग्रेस ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरे सम्मेलन में भाग लेकर के ही वो तुरंत लौट आए, तीसरे में भाग नहीं लिया। अभी बताया था ना कि महात्मा गांधी ने, अच्छा, कांग्रेस की तरफ से वो अकेले प्रतिनिधि थे, ध्यान रखिएगा इसको। कांग्रेस ने गांधी को ही अथोराइज किया था, वो अकेले प्रतिनिधि थे भाग लेने के लिए। तो गांधी ने दूसरे में भाग लिया था और इसके बाद वहां से लौट पड़े। लौटे क्यों? मैं इसको बता रहा था। जैसे ही महात्मा गांधी वहां से मतलब कि गांधी के समझौते के बाद जैसे बंबई से लंदन की तरफ आगे बढ़े, यहाँ की सरकार जो थी, ब्रिटेन की सरकार, वो गांधी के समझौते को उसने कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया, अगर उसको नहीं मानते। और यहाँ के नेता जितने भी क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, जिनको जेल से छोड़ने की बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि उनको छोड़ा ही नहीं। और यहाँ पर इतना मार मारे इन लोगों को, भारतीयों को, डंडा पर डंडा मारना शुरू किया। और इसकी सूचना लगातार महात्मा गांधी को मिल रही थी। तो गांधी ने समझौते तो आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार के दमन की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। तो जैसे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उनका एक काम था कि हमको किसी तरीके से इंडिया पहुंचना है। और वहाँ चूंकि गतिरोध था, बी आर अम्बेडकर लगातार इन बातों को उठा रहे थे कि मतलब कि ये सारी बातों को लेकर के,
इससे गांधी के ऊपर इसका असर पड़ा और दूसरे गोल सम्मेलन के तुरंत जैसे ही खत्म हुआ वह तुरंत भारत के लिए दोबारा फिर से लौट आया। और लौटने के बाद देखा तो यहाँ अंग्रेजों की सरकार जो है भारतीयों के ऊपर दमन का एक डंडा चल रहा था, तो उन्होंने भारत में आंदोलन को दोबारा फिर से शुरू कर दिया। इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किताबों में नहीं लिखा हुआ है आपके। जो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग मैंने बताया कब हुआ कि जब उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया तब से लेकर के और गांधी इरविन समझौता के बीच, यह इसका फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा जब वो लंदन से लौट करके बंबई लौटते हैं तब दोबारा से फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा को आंदोलन की शुरुआत की है। इसीलिए जब आप मेंस में लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलता है। आप जब तक आप 2 अलग अलग करके लिखो तब तक नंबर आपको नहीं मिलेगा। दैट इज रीजन। लिख लीजिएगा, बारीक कभी आगे मैं पढ़ाऊंगा दोनों पर। दोनों की प्रवृत्तियों में धरती आसमान का अंतर है। फर्स्ट फेज की प्रवृत्ति अलग है और सेकेंड फेज की प्रवृत्ति अलग है। 2 फेज में डिवाइडेड है। ठीक है। अब गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग करके जो है वहां से आते हैं। और दूसरा ये है, अब आता है मैकडोनल्ड अवार्ड। ठीक है ना, मैकडोनल्ड अवार्ड लिखिएगा, मैकडोनल्ड अवार्ड। आगे लिखिएगा, मैकडोनल्ड अवार्ड। मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन। इसकी डेट है 16 अगस्त 1932। निर्वाचन नहीं, निर्वाचन। ठीक है, अवार्ड है ना, निर्वाचन। इसको ये है क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन है क्या, इसको जानना जरूरी है। ये रैमसे मैकडोनल्ड जो थे, रैमसे मैकडोनल्ड, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के क्या थे? पीएम, प्रधानमंत्री। रैमसे मैकडोनल्ड वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और अब एक क्वेश्चन और भी जुड़ता है, जो गोलमेज सम्मेलन था अब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड ही थे। ठीक है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कोई थे, तो अध्यक्ष थे वो है यहाँ के पीएम, यानी मैकडोनल्ड थे। मैकडोनल्ड। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो घोषणा किया था वो घोषणा क्या है? अब पूछा कि जब इनकी घोषणा हुई पहले किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुई थी? पहले गोलमेज सम्मेलन के दूसरे तीसरे हैं? मैकडोनल्ड अवार्ड की घोषणा कब हुई? किस गोलमेज सम्मेलन के बाद? तीसरे
दूसरे में, तीसरे में नहीं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी घोषणा हुई, इसकी घोषणा हुई। 16 का 1935 क्या लिखते हैं? ये जिस दिन घोषणा किया उन्होंने, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? मैकडोनल्ड अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? नहीं, दूसरा ही है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। हाँ, उसको चेक कर, दूसरे में है, इसको वेरीफाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैकडोनल्ड अवार्ड है क्या? यह कम्युनल अवार्ड जिसे कहा जाता है, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाता है। क्यों? वाई दिस इज द हिस्टोरिकल। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें है कई चीज़ें हैं कि लेकिन जो जिसके लिए जाना जाता है ये कि इसमें भारत के दलितों को, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जो दलित है, दलितों को हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया। हिंदू धर्म से अलग करके उन्हें पृथक आरक्षण प्रदान किया गया। पृथक आरक्षण प्रदान किया गया। यहाँ 2 पॉइंट है, एक है कि आरक्षण देना और दूसरा है कि हिंदू धर्म से पृथक करके उन्हें आरक्षण देना। ईसाई बनाने के बाद से स्टार्ट हो गया है, ईसाई बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट है। अब इसमें यह है कि जो इनको सीटें प्रदान की गई, वो कितनी सीटें प्रदान की गई, जो रिजर्वेशन दिया गया इनको, वो कितने परसेंट जो है मैकडोनल्ड अवार्ड में जो सीटें दी गई इनको आरक्षण। तो दिन बताना जरूरी थोड़ा सा है आपको कि अब यहाँ से बी आर अम्बेडकर का फेज शुरू होता है। बी आर अम्बेडकर, इस 1930 के पहले बी आर अम्बेडकर जो है, कोई इनको 25 के पहले कोई इनको हिंदुस्तान में नहीं जानता था। और उस समय बी आर अम्बेडकर से भी बड़े दलित नेता हिंदुस्तान में मौजूद थे, ठीक है ना। और जो इनका संगठन था बहुत छोटा संगठन हुआ करता था। लेकिन अब यह है कि अंग्रेजों से इनकी ट्यूनिंग कैसे बन गई। मैंने बताया कि 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, तो जब पूरा देश जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, तो बी आर अम्बेडकर जो साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे, समर्थन में थे। तो वो अंग्रेजों के निगाह में मतलब कि आए और उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी। और जो दूसरे जो दलित संगठन भारत में उस समय थे, इनकी संख्या लाखों में हुआ करती थी, वो लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं थे कि ब्रिटेन की सरकार उनको फोकस कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो बी आर अम्बेडकर चूँकि अब्रॉड में पढ़े हुए थे, हिंदी इंग्लिश अच्छी जानते थे, तमाम भाषाओं के विद्वान थे, फिलॉसफी थी, और जो उनका ब्रिटेन का एजेंडा था, उस एजेंडा में वह फिट बैठते थे। सबसे बड़ी बात है, जो वो चाहते थे वह बी आर अम्बेडकर भी चाहते थे। एक था, क्या चाहते थे? पहला है कि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कांग्रेस को किनारे करना, और कांग्रेस को, उनके लिए सबसे बड़ी कांग्रेस दुश्मन थी, और बी आर अम्बेडकर के भी सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? कांग्रेस थे। तो उनको लगा कि कांग्रेस को अगर हमको दबाना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एक जो है एक एजेंट की तरह से काम कर सकते हैं। और इसके पहले की कहानी आपको जानना जरूरी है कि बी आर अम्बेडकर का क्या सोचना था। बी आर अम्बेडकर पहले जो है, जो पहले यह मानना था कि हिंदू धर्म के उन्होंने रिफॉर्म करने का, क्योंकि प्रारंभिक जब वो विदेश से पढ़ करके आते हैं तो भारत में आकर के उनका क्षेत्र था महाराष्ट्र, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया। जैसे कि विभिन्न जातियों में भोज कराने की परंपरा, वो भोज कराते थे, यूनाइट करने का प्रयास करते थे। उनका विचार था कि अंतर जाति शादियाँ होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने जो सामाजिक रूप से उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। फिर बाद में उन्होंने फिर अध्ययन किया किताबों का, शास्त्रों का। 2 उनका कंक्लूजन था।
एक था कि भारत के दलितों का अगर हमको उत्थान करना है तो 2 पॉइंट को हमको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि हिंदू समाज में जो दलित है वो निम्न वर्ग सबसे निम्न है, और जो दलितों की जो खराब स्थितियां हैं उसके लिए दलित जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका विधान हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा गया है कि दलित निम्न ही रहेगा। तो जिसका प्रोविजन शास्त्र में लिखा गया है, तो उन्होंने कहा कि इसका 2 रास्ता है। दलितों की जो खराब स्थितियां हैं वह 2 कारणों से दलितों की स्थितियां हैं। उनका कहना था कि जो शास्त्रों में दलितों के बारे में लिखा है उन शास्त्रों को या तो जला दिया जाए या तो समुद्र में फेंक दिया जाए, तो जो नेगेटिव बातें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए उन लोगों ने मनुस्मृति जलाने की बार बार बात करते थे कि मनुस्मृति को जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बी आर अम्बेडकर का यह मानना था कि हिंदू धर्म के शास्त्रों को जलाना संभव नहीं है। दूसरा है कि इन शास्त्रों का रखवाला कौन है, उनका मानना था कि ब्राह्मण ही इसका रखवाला है। हिंदू धर्म के जो शास्त्र है उसका रखवाला कौन है, ब्राह्मण है। या तो ब्राह्मणों को खत्म कर दिया जाए, यह भी संभव नहीं है। तो उनका कहना है कि जब तक ब्राह्मण है और जब तक हिंदू धर्म के शास्त्र हैं तब तक दलितों का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने जब गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया तो पार्टिसिपेट करते सबसे पहले उन्होंने 2 ही डिमांड रखाई कि जो दलित है उसको हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाए। अलग करने का प्रोविजन उन्होंने इसीलिए किया कि जब तक जो है अलग नहीं होगा तब तक दलितों का उत्थान कभी भी नहीं हो सकता है। और दूसरा उन्होंने आरक्षण की बात कही। एक यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तो बी आर अम्बेडकर को जो लोग नहीं जानते हैं बाद में उसको एजेंडा हो, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बी आर अम्बेडकर जिम्मेदार नहीं। बी आर अम्बेडकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं चाहते थे, वह विधायिका में आरक्षण चाहते थे, यानी जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसमें आरक्षण चाहते थे। उनका यह मानना था कि जब विधानसभाओं में, लोकसभा में जब हम लोग हमारे समाज के लोग पहुंचेंगे तब वो लोग अपने मन मुताबिक कानून दलितों के फेवर में क्या करेंगे, बना लेंगे। उनका यह मानना था कि लेकिन जब नौकरी में जाएंगे तो उनके अंदर हीन होने की भावना उनकी जिंदगी भर हमेशा के लिए बनी रहेगी और इस वह हीन भावना से जीवन में कभी भी उबर नहीं पाएंगे। ये बी आर अम्बेडकर का मानना था। लेकिन इस चीज को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। कांग्रेस ने जो आरक्षण प्रदान, इसीलिए पहले 10 साल कर दिया गया और बी आर अम्बेडकर इसको किसी भी कीमत पर बढ़ाने के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि 10 साल के बाद इसे नहीं बढ़ाया जाए, 10 साल तक ही रोक दिया जाए। लेकिन चूंकि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना था, जीतना था और उनको एजेंडा था, इसीलिए इस मुद्दे को कांग्रेस ने अपने झोले में डाल दिया और उसको अपने तरीके से आगे पकाती रही और आगे बढ़ाती रही। ठीक है ना। और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के बारे में बी आर अम्बेडकर का बहुत साफ साफ सोचना था कि कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी है, इसमें विशेषकर उच्च वर्ग और ब्राह्मणों का इसमें वर्चस्व है और जब तक कांग्रेस कभी भी दलितों का उत्थान नहीं चले। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी जातियों का विनाश। ठीक है ना, ये किताब उन्होंने लिखी है। और गांधी को जिंदगी भर गालियां देते रहे। गालियां देने का मतलब वो वाली गाली नहीं देते रहे, मैं उस दिन भी आपसे बोला था। ठीक है ना, दोनों के बीच में हमेशा जो है बड़े तीखे मतलब प्रतिवाद होते, चिट्ठियों के माध्यम से। ठीक है ना, और वो हमेशा, और गांधी जितनी भी बात कहते रहे दलितों के उत्थान के बारे में, वो बार बार बी आर अम्बेडकर कहते रहे कि यह सिर्फ आपकी नौटंकी है, आप जो है लोगों को, दलितों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया। इसके बाद फिर जो है अब आता है, तब तक मैंने थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आगे मैं बताऊंगा, तेज पढ़ा दूंगा। इसके बाद गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत लौट आते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ही बम्बई उतरने के बाद जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको महाराष्ट्र के जेल में डाल दिया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड की जब घोषणा होती है तो उस घोषणा के बाद जब उनको ये सूचना मिली कि भारत के दलितों को हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया है, तब उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो गांधी को समझना जरूरी है कि गांधी जो है रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहे थे, वह इसका विरोध कर रहे थे कि दलितों को हिंदू धर्म से अलग करने का अधिकार आपको नहीं है। ध्यान रखिएगा, उनका ये कहना था कि दलितों को आरक्षण दीजिए और भी दीजिए और भी उनको सशक्तिशाली बनाइए, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक किसी भी समुदाय को हिंदू धर्म से दलितों को अलग करने का अधिकार ब्रिटेन की सरकार को नहीं है। यह मसला हिंदू धर्म का है। दलित अगर हिंदू धर्म को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, और कोई भी व्यक्ति, यानी हिंदू धर्म में भी एक चीज आप जानते होंगे शायद जो है कि कोई भी शंकराचार्य भी आपको हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकता है।
जो सबसे बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं, तो शंकराचार्य भी किसी हिंदू को हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकता, अधिकार ही नहीं उनके पास है, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है हिंदू धर्म में। आप चाहे जितना कुछ भी करिए, आतंकवादी बन जाइए, लेकिन शंकराचार्य के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी हिंदू को अलग करने का, अकल से हिंदू नहीं है, यह करने का अधिकार नहीं है, अधिकार ही किसी को नहीं दिया गया। तो उनका कहना था कि शासन और सत्ता को भी अधिकार नहीं है, अगर ये हिंदू धर्म को अधिकार नहीं है तो सरकार को भी अधिकार है नहीं है। दलित निश्चित रूप से निम्न श्रेणी पर खड़ा है, लेकिन उसके उत्थान की जिम्मेदारी हिंदू समुदाय की ही है। अगर आपको लगता है कि उनका शोषण किया गया है, अगर उसको नीचे दबाया गया है, तो हिंदू समाज ने किया है, और उसको ऊपर उठाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हिंदू समाज की है, लेकिन अलग करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो इसको लेकर के महात्मा गांधी ने जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। हाँ, आगे मैं लिखाऊंगा, अभी परेशान मत हुई, आगे मैं लिखाऊंगा, मैं कहानी बता दूंगा इसके बाद फिर जो। तो आमरण के जेल में उन्होंने पूना में उन्होंने जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी, और आमरण अनशन उनका बड़ा भयानक होता, तो पानी तक भी नहीं पीते थे। एक अनशन नहीं होता, आज का अनशन होता है कि अनशन है, थोड़ा जूस पी के चले आए, फिर जाके बैठ गए। तो महात्मा गांधी का भाषण एकदम अलग तरीके से होता था, वो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, एक हफ्ता, 4-5-6 दिन, उनकी स्थितियाँ ऑलरेडी उनकी खराब होने लगी, क्योंकि 70 साल की अवस्था हमको लगता हो चुकी थी महात्मा गांधी की उस समय। तो बुढ़ा आदमी जब पानी नहीं पिएगा, जब तबीयत उनकी खराब होने लगी, डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको बचाना 2 दिन से अधिक संभव नहीं है। और यह जब घटना पूरे भारत में प्रकाशित हुई अलग अलग समाचार पत्रों में, तो पूरे देश में एक आक्रोश की, एक गुस्सा का जो है एक लहर, किसके खिलाफ गुस्सा? B.R. अम्बेडकर के खिलाफ। तो B.R. अम्बेडकर के खिलाफ पूरे देश में एक गुस्से का, आक्रोश की ज्वाला निकल पड़ी, लोग एकदम आक्रोशित B.R. अम्बेडकर को लेकर के हो गए, ठीक है ना। और बहुत जगहों पर जो दलित बस्तियां हैं, जो हरिजन बस्तियां, लोगों के ऊपर लोगों ने अटैक भी किया लोगों ने। तो पूरा देश में सामाजिक ताना बाना बड़ा बिगड़ने लगा। अंत में मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय, ये 2 लोग जो है B.R. अम्बेडकर के भी नज़दीक थे, और इन लोगों ने मध्यस्थता किया, और उन लोगों ने मध्यस्थता किया। उन मध्यस्थता करने के बाद गांधी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में समझौता हो गया। इसको कहा जाता है पूना पैक्ट, ठीक है ना। पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता है। इस समझौते में जो सीटें, जो रिजर्वेशन कम्युनल अवार्ड में दिया गया था, उस सीटों को बढ़ा दिया गया। अब हमको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है जो है, लेकिन सीटों में कम से कम B.R. अम्बेडकर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट किया। उनको मालूम था कि गांधी दबाव में है, तो जितनी सीटें अंग्रेजों ने उनको दिया था, उसमें कम से कम 40 सीटों की उन्होंने बढ़ोतरी करा लिया। आप इतनी सीट देंगे तब हम मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो गांधी, वो B.R. अम्बेडकर दबे नहीं, ये नहीं कि दब करके तुरंत कह गया ठीक चलिए कर लेते, नहीं किया उन्होंने कहा कि सीटें हमारी बढ़ाइए यार। तो 40 से 45 सीटें जो है उन्होंने निगोशिएट करके बढ़वा लिया, और इसके बाद दोनों के बीच में समझौता हो गया। उस समझौते के अंतर्गत दलितों को हिंदू धर्म का दोबारा फिर से हिस्सा मान लिया गया, और दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया। और कब किया गया? 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर अब थोड़ी सी इसको और भी आगे बढ़ा देते हैं। 1935 में बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो दलितों का प्रोविजन था उसको कहाँ रखा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में पहली बार रखा गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलितों को आरक्षण पहली बार किस एक्ट में दिया गया? भारत सरकार अधिकार 1935 में। दूसरा, इसे लागू कब किया गया? एक्ट तो बन गया, उसे लागू करने की बात है। तो 1935 के बाद 1936 और 37 में पूरे देश में चुनाव करवाया गया। उस चुनाव में दलित आरक्षण को पहली बार लागू किया गया। 2 बातें एकदम अलग अलग हैं। अगर एक्ट की बात आती है तो 1935 में रिजर्वेशन दिया गया, लागू करने की बात आती है तो 1937 यानी दलितों को इसका लाभ कब मिला? 1937 में मिला। एक्ट कौन सा था? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब यहीं पर जब, अब मैंने बताया कि B.R. अम्बेडकर के बीच में, गांधी के बीच में बड़ा 36 का आंकड़ा होता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हुआ, तो यहीं पर दोनों के बीच में बड़ी हीट आर्गूमेंट होती है। और गांधी जब जेल से निकलते हैं, वहाँ से पूना से जब निकलते हैं, तो उनके हृदय में बड़ा परिवर्तन आ गया।
वो कहते हैं, निकलने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ना नहीं है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है दलितों का उत्थान करना। और वहीं से वह एक यात्रा करते हैं, उनको कहा जाता है हरिजन यात्रा। पूरे देश में उन्होंने 20,000 किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा की, 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। हरिजन नामक वो पेपर निकालते थे हरिजनों के नाम पर, और हरिजन सेवक संघ की उन्होंने स्थापना किया, ठीक है ना। और उनका उद्देश्य था, इससे लेकर के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज इनसे हो गए। उन्होंने कहा कि आप सामाजिक सुधार ही करिए और स्वतंत्रता की लड़ाई अब पीछे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई मेरे लिए कोई मायने नहीं है अगर दलित का उत्थान नहीं हो पाता है। इन यात्राओं को लेकर के B.R. अम्बेडकर ने उनकी बड़ी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह ढोंग है आपका और नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर समझिए आप B.R. अम्बेडकर के बारे में। महात्मा गांधी ने अब महात्मा गांधी बड़े क्यों हैं, कभी कभी मैं बताता हूँ कि छोटे क्यों तो मैं बड़े क्यों हैं। महात्मा गांधी जब दो साल 2.5 साल तक पूरे उनका जीवन था हरिजन बस्तियों में ही जाना। वो हरिजन बस्तियों में ही रुकते थे और हरिजन बस्तियों की सफाई वह अपने हाथ से करते थे। शौचालय जो कि अब तो मॉडर्न शौचालय है, उसमें शुष्क शौचालय हुआ करते थे। शुष्क शौचालय का मतलब कि लोग टॉयलेट करते थे और इकट्ठा स्टोर हो जाता था किनारे, और वो आदमी बाल्टी में और उसमें भर करके हाथ से उठा करके या बाल्टी उठा करके उसको डिस्पोज किया जाता था। महात्मा गांधी क्यों महात्मा है इसको मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सुबह सबसे पहले महात्मा गांधी जो लोग शौच करके जाते थे उस शौच को उठा करके अपने हाथ से सबसे पहले महात्मा गांधी फेंकाते थे। जो उनके साथ सत्याग्रही होते थे वो कहते थे कि आप क्यों गए, कहीं भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं फेंक सकते हैं क्या। तो हरिजन बस्तियों में सफाई का जो कार्यक्रम चलाते थे वो अपने हाथ से झाड़ू लगाना, लोगों को सिखाना कि सफाई कैसे की जाती है, कैसे किया जाता है, और शौचालयों की स्थापना करवाना। महात्मा गांधी का जीवन 2.5 साल का जीवन एक अजीबोगरीब ढंग से जीवन बीता है। वह काम किसी बड़े नेता के बस का नहीं है। B.R. अम्बेडकर का जीवन देखिए, वो टाई लगाते थे, कोट पैंट पहनते थे, बढ़िया कारों से घूमते थे, हवाई जहाज से भी घूमते थे, उनके पास 3-4 कुत्ते भी होते थे, दर्जनों नौकर होते थे। ये दोनों में अंतर है। वो कभी अपना शौच भी कभी वो अपना जो टॉयलेट कभी नहीं साफ करते थे, लेकिन अब उनका तरीका अलग था। उनका ये मानना था कि अगर हमको दलितों को अधिकार देना तो पहले कानूनी कागज से अधिकार देना, कागज से अधिकार देना। महात्मा गांधी का कहना था कि हमको जमीन से भी देना पड़ेगा, जमीन से। देखा जाए तो दोनों जरूरी है, देखा जाए तो कागज भी जरूरी है और नीचे का भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और B.R. अम्बेडकर में दोनों में तुलना, विचारों में तुलना करो तो एकदम अलग बात हो जाती है। B.R. अम्बेडकर जैसे मैंने बताया कि इसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आता है। तो B.R. अम्बेडकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या किया था, विरोध किया था। उन्होंने विरोध किया था, सहयोग नहीं किया था, विरोध किया था। विरोध करने का उनका रीजन था कि अंग्रेज भारत जब छोड़ के चले जाएंगे तो छोड़ने के बाद जो है कांग्रेस जो सबसे बड़ी पावर हो जाएगी, सत्ता हो जाएगी, वह दलितों के साथ में दोबारा फिर से भेदभाव करेगी। तो B.R. अम्बेडकर का मानना था कि अंग्रेज जाने के पहले जो दलितों की समस्या का अस्थायी समाधान यहां से निकाल के इनको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यह B.R. अम्बेडकर का सोचना था। तो B.R. अम्बेडकर इसके बाद ही गांधी का बहुत से अवसरों पर विरोध किया और अंग्रेजों के साथ में खड़े। ध्यान रखिएगा, B.R. अम्बेडकर पूरे जीवन भर में अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े, ठीक है। और इसीलिए जब देश का मतलब कि संविधान बनाने की बात आई तो इसके बाद सबसे अधिक अगर किसी ने B.R. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू नहीं बुलाया था, रखिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने B.R. अम्बेडकर को फिर बुलाया, कहा कि अब आइए। और देश में जो पहला कैबिनेट बनाई गई स्वतंत्रता के बाद, तो पहले विधि मंत्री किसको बनाया गया, B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान सभा में उनको महत्व दिया गया। यह देने का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है, महात्मा गांधी को जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बड़प्पन को आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। महात्मा गांधी में बहुत सी कमियां नहीं होंगी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से अच्छी क्वालिटीज भी महात्मा गांधी के पास थी अपने। हाँ, कोढ़ियों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये सब तो काम करते थे ना। लेकिन अब जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन महात्मा गांधी खुद भी कहते थे कि उनकी कोई फिलॉसफी नहीं थी, वो दूसरे की फिलॉसफी लेकर के अपनी फिलॉसफी बना लिया उन्होंने, और उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, दिखाया, और उसको स्वीकार भी किया। ये बात मैंने इनसे लिया, ये बात मैंने इनसे लिया, ये बात मैंने इनसे लिया, और ये बात मैंने इनसे लिया, ठीक है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आप बात करिए,
कि जो पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट ने, अब ये बताइए, अगर ये मसला धर्म का, थोड़ी सी अलग विषय से लेके जाता हूँ मैं आपको, अगर ये धर्म का विषय है कि दलितों को हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी तो हिंदू धर्म के जो आचार्य थे, जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तब जब महात्मा गांधी ने उन्होंने अनशन किया, तो यहाँ पर उनका रोल किस रूप में है? वह हिंदू धर्म के एक धर्माचार्य के रूप में उभर के सामने आते हैं, नेता के रूप में नहीं। वह हिंदू धर्म के एक नेता के रूप में उन्हें आते हैं, तो एक नेता के रूप में नहीं किया था, उनको अधिकार नहीं था करने का। इसकी जिम्मेदारी तो शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के बड़े लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी थी ना। वो लोग आंदोलन करते हैं कि गांधी ने किया था, तो गांधी को देखा जाए तो हिंदू धर्म के नेता के भी उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया अनशन के द्वारा, और उनको वापस नहीं पड़ी, ठीक है ना। इसके बाद 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखिए थोड़ी से बता दो इसको मैं, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। इसके बाद फिर सरकार ने जितना भी बहस हुई थी, जितनी बातें हुई थी, सबको बाकायदे रिकॉर्ड किया, इकट्ठा किया, और इसको जो है पब्लिश करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। तो प्रकाशित करवाने के बाद इसको पार्लियामेंट में रखा गया, व्हाइट पेपर से कहा जाता था। तो इसकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो पूरी रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट को कहाँ रखा गया? ये पार्लियामेंट में टेबल पर रखा गया। पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा, कहाँ रखा गया? इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, इसे ब्रिटेन के टेबल पर रखा गया, और इसी के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लिख लीजिएगा, मैं इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का निर्माण किया। यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण किया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिपोर्ट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उसको रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार 1935 का निर्माण किया गया। अब इसको थोड़ा सा मैं और घुमाता हूं। इसके आधार पर, इस एक्ट के आधार पर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1936 और 37 में पूरे देश में चुनाव करवाया गया, पूरे देश में चुनाव करवाया गया। फिर 1937 में इसका रिजल्ट आ गया, चुनाव का फाइनल रिजल्ट 1937 में आया, ठीक है। उस समय पूरे भारत में 11 राज्य हुआ करते थे। 11 राज्य में 5 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत आया, 5 राज्यों में बहुमत आया। बाद में 2 राज्यों में इन्होंने मिली जुली सरकार बना ली, 2 राज्यों में मिली जुली सरकार बना ली, जुली सरकार बना ली। ठीक है ना। 1937 में यह रिजल्ट आ गया, 37 में चुनाव में आया, पूरे भारत में उसमें 11 राज्य थे, 11 राज्यों में 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, उसमें से 2 राज्यों में बाद में इसने कोअलिशन गवर्नमेंट यानी मिली जुली सरकार बना दी। कोअलिशन जिसे कहा जाता है, इनका मेजॉरिटी नहीं थी लेकिन कुछ लोगों के सहयोग से कुल मिलाकर कितने राज्यों में इनका सरकार हो गई? 7 राज्यों में इनकी सरकारें हो गई कांग्रेस की। यह सरकार 37 से लेकर के कब तक काम करी? 1937 से लेकर के 1939 तक कार्य करती रही, 37 से 39 कांग्रेस की सरकार है। हाँ, अब क्यों 39 में क्यों हो गई? 1 नवंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1 नवंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटेन की सरकार घसीट लेती है भारत से, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 1 नवंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है और जिस दिन शुरुआत हुई उसी दिन जो है इसको जो है वो कर लिया गया। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्या? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्योंकि जितनी भी भारत जो था, भारत को बिना बताए लिन लिथगो ने सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर दिया, शामिल कर लिया। इससे अंग्रेज, इससे भारतीय नाराज हो गए और उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम लोग पूरा का पूरा इस्तीफा दे देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के कारण जो है कांग्रेस की सरकारों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। टोटल राज्यों में, हाँ, सभी राज्यों में इस्तीफा दे दिया। तो 2 साल तक की सरकार इनको, मतलब 5-7 राज्यों में शासन किया इन लोगों ने। और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1950 में बनाए गए, तो 1937 में जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी उसमें भी गोविंद वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनी, उड़ीसा में बनी, इन सब तमाम 5-6 राज्यों में इनकी सरकार यहाँ पर बनी है। बाकी कल 19 लिखेगा, कल मैं 1939 शुरू करूँगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत डाल दीजिएगा, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। अगस्त आफर इसके बाद आता है, अगस्त आफर, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है ना, लिखेगा सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त आफर। द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, कल आप थोड़ा सा आइएगा, रिपोर्ट शुरू करेंगे, इसको बाइंड अप पूरा कर देंगे हम पूरा। और बाकी एक दिन लाइव क्लास में आप लोग आ जाइएगा किसी दिन, 2 घंटे के लिए। जो भी चीज़ें बीच में थोड़ी सी मिसिंग है या ऐसे है तो उसको हम लोग देख लेंगे।